प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैपेसिटर क्या चीज़ होती है। तो प्रीवियस लेक्चर इसी पे था। कैपेसिटर वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख ले और जरूरत पड़ने पे एक साथ सारी एनर्जी दे दे, एक साथ सारी एनर्जी दे दे। अब आप बोलोगे सर यही काम तो बैटरी करती है, बैटरी भी तो एनर्जी देती है। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो बैटरी में क्या दिक्कत थी कि बैटरी धीमे धीमे एनर्जी देती है। बैटरी से हम अचानक से कहें कि हमको 50 एम्पियर का करंट दे दो, 25 एम्पियर का करंट दे दो, तो वो उसके बस की बात नहीं है। वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर। जैसे हमारा कूलर हो गया, कूलर का पंखा होता है, कूलर के पंखे को स्टार्ट होने के लिए एक बहुत हैवी करंट चाहिए, है ना। जैसे मोटर हो गई, डीसी मोटर, घर में टुल्लू होता है, तो टुल्लू को स्टार्ट होने के लिए बहुत हैवी करंट चाहिए, चलते रहने के लिए नहीं, शुरू करने के लिए सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन ना, कोई चीज रुकी है उसको स्टार्ट करना मोशन टफ होता है, तो उसके लिए एक हैवी करंट चाहिए और वो हैवी करंट प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। ये अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखा रहता है। जब भी कोई कहता है बहुत ज्यादा चाहिए, लो भाई एनर्जी, है ना। तो ये सारी चीजें बताई थी मैंने कैपेसिटर के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, या कई लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है, एक ही बात है। चार्ज को स्टोर किया तो क्या स्टोर किया? एनर्जी, वही चार्ज फ्लो करा देगा। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमने बताया था। फिर हमने बताया था कैपेसिटेंस क्या चीज होती है। कैपेसिटेंस होती है इसकी एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, क्या इसकी एबिलिटी है, इसकी क्षमता क्या है, इसका भौकाल कितना है, कितना चार्ज रख सकता है, अचानक से जरूरत पड़ने पे कितना चार्ज दे सकता है, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। और फॉर्मूला बनता है Q/V। अब कहोगे सर फॉर्मूला तो Q होना चाहिए, चार्ज रखता है, Q/V क्यों होता है? तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 09, नीचे लिंक दे देंगे, वहां पूरा एक्सप्लेन किया डिटेल में कि V क्यों आया है। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की, इसकी SI यूनिट होती है, देखो यहां से कूलम, नीचे वोल्ट, इसको हम बोलते हैं फैरेड। फिर हमने बात की थी, हमारे पास एक स्पेशल तरह का कैपेसिटर था, स्फेरिकल कैपेसिटर। कुछ नहीं होता है, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लो, कैपेसिटर बोल दें, कंडक्टर बोल दें, एक स्फीयर ले लो और स्फीयर पे चार्ज ला के इसे जमा करके रख दो। ये स्फीयर तुम चार्ज रखो, हम तुमसे जरूरत पड़ने पे चार्ज सारा ले लेंगे। ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। पर ये हमारे इतना अच्छा काम नहीं आया ना, जब हमने इसको बनाया, इसको इस्तेमाल किया, पर मजा नहीं आया। और इसी को इंप्रूव करते 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 हम पहुंचे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। काफी इंप्रूवमेंट हुए, हम सब स्किप कर रहे हैं। हम स्फीयर के बाद सीधा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये रिजेक्ट क्यों हुए। तो ये रिजेक्ट हुए क्योंकि फर्स्ट, वेरी लो कैपेसिटेंस, इनकी जो कैपेसिटेंस है, इनकी जो एबिलिटी टू होल्ड चार्ज है वो बहुत कम है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया कितनी कम है, ये भी फील कराया था। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, इनकी एनर्जी बाउंडेड नहीं है, बिखरी हुई है। जैसे यहां से देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे। तो ये जो फील्ड लाइंस है बाउंडेड नहीं है। कहां से निकलती है फील्ड लाइन? पॉजिटिव से। कहां जाती है? नेगेटिव को। नेगेटिव कहीं है नहीं तो इन्फिनिटी पे जा रही है। तो इसमें जो एनर्जी है ना, वो ध्यान से देखो, स्फीयर के सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक फैली हुई है। मान लो इसका रेडियस मैं R बोल दूं स्फीयर का, तो एनर्जी R से लेके इन्फिनिटी तक फैली हुई है यार। अब इस एनर्जी का क्या काम है? कोई काम आएगी क्या? अब जैसे मान लो एग्जाम के टाइम पे तुमको नोट्स चाहिए कि भैया नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो तुम कभी अपने उस गधेले दोस्त के पास नहीं जाते जिससे नोट्स मांगने जाओ तो पहले ढूंढेगा कि इस अलमारी में नोट्स हैं, कि इस कबर्ड में नोट्स हैं, कि पलंग के नीचे नोट्स हैं, कि फ्रिज के अंदर नोट्स रख के बैठा हुआ है ना। तो ये वही हाल है कि एनर्जी है, तो एनर्जी है, स्टोर्ड है, पर बिखरी हुई है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसने जमा तो कर लिया है जिंदगी में एनर्जी, पर कभी मांगोगे तो दे नहीं पाएगा, किसी काम की नहीं है ना। नोट्स तो उसने बनाए थे, पर कोई इधर फेंका है कॉपी, कोई उधर फेंका है, कोई पन्ने में लिख दिया, कोई बुक के पीछे लिख दिया, सब इधर उधर बिखरा हुआ है। ऐसे समय पे हम क्या करते हैं? हम नोट्स मांगने जाते हैं लड़कियों के पास, क्योंकि लड़कियां सारे नोट्स बनाकर एक जगह पे संभाल कर रखती हैं। नोट्स लेने ही जाते हैं, सबका दिमाग चलने लगा सर, है ना। तो लड़कियां तो वहां पे हम लोग जाते हैं ताकि हम लोग को नोट्स मिल जाए,
क्योंकि वो सारे नोट्स संभाल के रखती हैं। तो प्रॉब्लम मतलब बात इतनी नहीं कि सिर्फ नोट्स चाहिए बात ये है कि नोट्स एक जगह पे चाहिए, एनर्जी एक बार में चाहिए। कल पेपर है भाई, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, एक तो कैपेसिटेंस बहुत लो है, एक तो नोट्स ढंग से बनाए नहीं है इन्होंने, और जो बनाए हैं वो बिखेर के रखे हैं, तो इसलिए ये बकवास कैपेसिटर है और इसको हम नहीं पढ़ के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलोगे पढ़ाया क्यों, अब सवाल आ सकता है यहाँ से। इसका एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला सिखाया प्रीवियस लेक्चर में वो याद रखना जेईई मेंस के लिए। तो भाई ये चीज मजा नहीं आई, कैपेसिटेंस लो, एनर्जी बिखरी हुई, तो हमने कहा कुछ नया कैपेसिटर बनाते हैं, जुमजा 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 करके जुमजा करके हमने बहुत से इंप्रूवमेंट किए और फाइनली हमारी जिंदगी में आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मिटा रहे हैं इतना। एक चीज और पढ़ी थी हमने, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला था U इज टू क्यू स्क्वायर बटे 2C। परेशान नहीं हो, आज ये डिराइव करेंगे हम पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, मस्त इसको डिराइव करेंगे एकदम, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, तो डेफिनेशन है, डेरिवेशन नहीं है तो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है ये एज इट इज ऐसे डिफाइन किया गया कैपेसिटेंस को। एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, Q स्क्वायर बाई 2C। Q है उसके ऊपर चार्ज और C है उसका कैपेसिटेंस। इतना नोट कर लो जो चाहो, सब आएगा आज के लेक्चर में नया। मिटा दें, शुरू करें। ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर, अच्छा एक चीज सुन लो, एग्जाम में जो सवाल आने वाला है वो पैरेलल प्लेट से ही आने वाला है। पैरेलल प्लेट लंबा टॉपिक चलेगा, ठीक है। आज इंटरेस्टिंग चीजें ले लेंगे इसकी, कैसे बनता है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर क्या होता है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, इक्वल चार्ज होने चाहिए कि शायद अनइक्वल चार्ज में भी काम बन जाए, फोर्स क्या लगती है एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पे, ये सारी बातें आज करेंगे। समझ ही गए होंगे जो लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, तो मैं बात करता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब एक प्लेट, दो प्लेट, सर 2 प्लेट छोला समोसा ऑर्डर कर देना मेरे लिए, छिछी भूखो। ये 2 प्लेट होनी चाहिए। कंडीशन सुनो, 2 प्लेट हो, पैरेलल हो आपस में, ठीक है। दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए। मान लो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, दीज 2 एरिया मस्ट बी सेम। और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत 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 छोटा होना चाहिए। अब क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए? देखो अभी हम बोल दे रहे हैं कि इक्वल होना चाहिए, बट आगे हम अनइक्वल में भी डिस्कस करेंगे केस। तो अभी हम मान लेते हैं यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब देखो फायदा क्या है, फायदा क्या है? फायदा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे देखो बाउंडेड है, प्लस से निकलती है माइनस पे खत्म होती है, प्लस से निकली माइनस पे खत्म, प्लस से निकली माइनस से खत्म, प्लस से निकली माइनस। तो बाउंडेड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। जैसे लड़कियों से हम किताब मांगने गए थे नोट्स, तो वही वाला हाल है, सब बांध के रखा है एक जगह, स्फीयर ऐसे बिखेर के रखा है, इसने बांध के रखा है। तो एनर्जी इज बाउंडेड और कैपेसिटेंस भी ज्यादा होता है इस वजह से। 2 ही प्रॉब्लम थी स्फीयर में, कैपेसिटेंस कम है, एनर्जी बिखरी हुई, तो एनर्जी तो बाउंड हो गई, बंध गई। कैपेसिटेंस भी ज्यादा होता है इसकी वजह से। D शुड बी मच 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 लेस देन द एरिया, मतलब ये बहुत कम डिस्टेंस होना चाहिए। ये प्लेट बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये प्लेट इतनी बड़ी हो कि ये इनफाइनाइट प्लेट जैसा बिहेव करे। देखो तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी सीधी बनेगी। अगर इनफाइनाइट नहीं होता तो सीधी सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनती। दोनों प्लेट्स इनफाइनाइट जितनी बड़ी हैं, इसीलिए सीधी सीधी लाइन। अब आपका सवाल होगा सर इनफाइनाइट प्लेट घर पे कहाँ होती है? नहीं ना, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहाँ इनफाइनाइट प्लेट होती है, कहाँ से लाओगे? तो यार इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। मान लो यहाँ कोई छोटी सी चींटी है और इस बोर्ड को वो यहाँ से देख रही है, उस चींटी के लिए ये बोर्ड इन्फिनिटी जितना बड़ा होगा। यहाँ से कोई चींटी सोचो बोर्ड को देख रही है, उसके लिए बोर्ड इन्फिनिटी जितना बड़ा होगा, और मैं इस बोर्ड को देखूं तो मुझे छोटा सा दिख रहा है। यानी इनफिनाइट जो चीज होती है वो एक रिलेटिव टर्म है। अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि प्लेट का एरिया बहुत बड़ा है और बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। अब सोचो इस छोटे से डिस्टेंस के बीच में एक छोटी सी चींटी आ गई, उस चींटी को दोनों प्लेट कैसी दिखेंगी?
बहुत बड़ी, इनफाइनाइट जितनी बड़ी। तो ये प्लेट्स इनफाइनाइट प्लेट जैसी बिहेव करेंगी। क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज पढ़ा है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बताइए, पढ़ा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कसम याद होना चाहिए तुमको ये चीज, है ना। तो D इज मच लेस देन एरिया से क्या होगा, दो बातें होंगी। एक तो कैपेसिटेंस बढ़िया आएगा इसका, C बहुत मस्त आएगा, और दूसरी चीज प्लेट इनफाइनाइट प्लेट जैसा बिहेव करेंगे। सो ऑल दीज वर द कंडीशन टू फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एस सी वर्मा ऐसे ही बताते हैं कि दो प्लेट होती हैं जो पैरेलल होती हैं, जिनका एरिया बराबर हो, उनके बीच में डिस्टेंस कम हो, और वो साथ में ये भी बोल देते हैं कि एक प्लेट पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। बट हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट चार्जेस में भी खेल होगा। अच्छा, अगर कोई पूछे चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इसको लिया जाता है प्लस क्यू। छोटी छोटी चीजें याद रखो। कोई आपसे पूछ ले इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, तो जीरो मत बोल देना, ओवरऑल चार्ज जीरो दिख रहा है, पर ऐसा बोला नहीं जाता ना। तरीका है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज प्लस क्यू, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज प्लस क्यू। पॉजिटिव वाले चार्ज को हम रिपोर्ट कर देते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कैपेसिटर, ए जुक्कू ये भी तो हो सकता है भैया। पैरेलल प्लेट है, दोनों का एरिया A1 A2 मान लो सेम हो जाए, A1 इक्वल टू A2 अभी लिखेंगे, और डिस्टेंस वेरी स्मॉल हो जाए, D वेरी स्मॉल हो जाए, और क्या इस पे प्लस क्यू चार्ज हो जाए, इस पे माइनस क्यू हो जाए। दिस इज ऑल्सो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसा थोड़ी ना है कि देखने में ऐसे रेक्टेंगल हो, ऐसे सर्कल सर्कल वाला भी खेल चल सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आपसे मान लो हम पूछ लें कंडीशंस क्या है। कंडीशंस, अरे ये सब फालतू की चीजें, जल्दी से लिख लो कंडीशंस। तो पहली कंडीशन क्या है कि D शुड बी मच 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 स्मॉलर एज कंपेयर टू एरिया। D बहुत छोटा होना चाहिए, इसकी वजह से इनफाइनाइट प्लेट भी बन जाएगी, और इसकी वजह से कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, एरिया A1 शुड बी इक्वल टू A2, दोनों प्लेट्स का एरिया क्या हो, सेम हो। तीसरी कंडीशन प्लस क्यू माइनस क्यू, बट उसको मत लिखना, चार्जेस चेंज भी करेंगे, बट इनर सरफेस पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। भी ये थोड़ा आगे समझाएंगे, ठीक है। अभी समझ लो इक्वल एंड अपोजिट, थोड़ी देर के लिए इक्वल अपोजिट चार्ज। फायदा क्या क्या हो रहा है इसमें, फायदा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो रही है और कैपेसिटेंस हाई हो रहा है। नोट कर लें इतनी चीजें, नोट कर लें इतना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर। अब इसमें एक सवाल आता है, जैसे बच्चे ने एक बार हमने क्लास में पूछा था, सर ये करोगे कैसे, कैसे करोगे सर, ये चार्ज लाओगे कैसे? तो मैंने उसको बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। मैंने कहा मैं दो प्लेट लूंगा, इस प्लेट में से DQ चार्ज तोड़कर इस प्लेट पे डाल दूंगा, फिर इस प्लेट से DQ चार्ज तोड़कर इस प्लेट पे डाल दूंगा। यहाँ से DQ तोड़ते जाएंगे तो यहाँ माइनस 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 साइन आएगा, यहाँ जोड़ते जाएंगे तो प्लस साइन आएगा। फिर उसने हमसे पूछा क्या सर चार्ज कैसे तोड़ोगे? तो मैंने उसको बोला कि भैया ये कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो कर सकता हूँ। अरे भैया कैपेसिटर किससे बनता है? कंडक्टर से। और कंडक्टर के सरफेस पे भाइयों और बहनों क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मनचले इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर भागना चाहते हैं। तो ओवरऑल क्या करेंगे, तो दो तरीके हैं समझने के। ऐसे समझ लो कि यहाँ से DQ तोड़ के इसमें डालते जाएंगे तो ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, जुम्बा जुम्बा जुम्बा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें डालो, कुचुक 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 कुचुक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डालोगे इसमें प्लस प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस माइनस, जुम्बा जुम्बा जुम्बा। फिर बच्चे ने पूछा सर करोगे कैसे, ऐसे थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन हाथ में आके से तोड़ के डाल दोगे। तो उसका भी तरीका है, इसको नोट करें, फिर आपको बताया जाए। अरे जिंदगी कैसी है पहेली हाय। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आ रहा है। दो प्लेट्स होंगी, एक पे चार्ज प्लस क्यू होगा, एक पे माइनस क्यू होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, बीच में डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड होगी, प्लेट्स इनफाइनाइट प्लेट जैसा बिहेव करेंगी। और कैसे बनाना है, मान लो यहाँ पे एक प्लेट लिया, यहाँ पे दूसरा प्लेट लिया, और इन दोनों को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज। अब ये कंडक्टर, तो सर टिकट कौन देगा बस का? दोनों कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जुड़ा है प्लस से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मन चले भागने लगेंगे प्लस की तरफ। यस और नो? सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करना? नो, सेल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना। तो इधर के इलेक्ट्रॉन पड़े जुम इधर फेंक देगा, चल रहे इधर खचाक 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 टू,
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस पे आता जाएगा। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ 4 प्लस चार्ज आ गया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 4 माइनस चार्ज आ गया। सो दिस इज द वे दैट यू विल गेट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक सेल से कनेक्ट कर दो, जिधर से पॉजिटिव कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन टूट के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स टूट के निकल जाएंगे। ये सब कोई पूछता नहीं है, मैंने बता दिया आपको। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी सीखेंगे इसको इन डिटेल, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ऐसा नहीं है कि ऐसे होता है, पूरा प्रोसेस सीखेंगे, रजिस्टर भी लगाना पड़ता है इसमें। हाँ तो भैया इतनी देर हमने जितनी बातें की, यहाँ से कुछ नहीं आता पेपर में। अब शुरू होगी कहानी कि क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो नोट करना हो नोट कर लें, इस तरह से कैपेसिटर बना सकते हैं। यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकले इधर पहुंच गए, मिटा दिया जाए। अच्छा, अब बात आती है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, इसका एरिया ए लिख लो, इसका एरिया ए लिख लो, एरिया सेम होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस के लिए जो सिंबल यूज करते हैं सी होता है, फॉर्मूला होता है Q बाई V, चार्ज बाई पोटेंशियल। चार्ज जितना कैपेसिटर के ऊपर हो, पोटेंशियल जो कैपेसिटर के ऊपर हो, ठीक है। ये डेफिनेशन थी, चार्ज जितना कैपेसिटर के ऊपर हो, पोटेंशियल जितना कैपेसिटर के ऊपर हो। ये डेफिनेशन थी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। जैसे जैसे कैपेसिटर चेंज हुए, दुनिया आगे बढ़ी, डिस्कवरीज हुई, वैसे वैसे ये डेफिनेशन भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती गई। जैसे आज के टाइम पे डेफिनेशन क्या है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिकली बात होनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप रखेंगे, पोटेंशियल नहीं रखेंगे। अगर कोई स्फेरिकल से कंपेयर करे तो समझ जाएगा। देखो स्फीयर में भी कहानी यही थी, आराम से समझो, आराम समझो। दिल है कि मानता नहीं, समझाने का मन करता है। Q बाई V लिखते थे, यहाँ चार्ज Q, पोटेंशियल V। पता है V नहीं डेल्टा V ही लिखा है। एक पोटेंशियल यहाँ का लिया है, एक पोटेंशियल इंफिनिटी का लिया है। यहाँ V थोड़ी ना लिखा है, यहाँ पे डेल्टा V लिखा है, V ऑफ दिस माइनस V ऑफ इंफिनिटी। और इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होता था, 0, इसलिए फॉर्मूला बन जाता था Q बाई V। यहाँ भी यही हुआ है, वो जो चीज इंफिनिटी पे थी उसी को उठा के हमने बगल में रख दिया। यहाँ भी नेगेटिव प्लेट है यार, तुम्हें क्या लग रहा है कि इसके पास नेगेटिव प्लेट नहीं है? इसके पास भी है, स्फीयर के पास, बस इसकी नेगेटिव प्लेट इंफिनिटी पे पड़ी थी, इसलिए उसका पोटेंशियल 0, इसलिए Q बाई V। उसी नेगेटिव प्लेट को उठा के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसके पास चिपका के रख दिया, तो इस पर डेल्टा V आ गया। सोचने का तरीका है, वैसे डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन हुए थे, जो रियलिटी है। बाकी सोच के भी समझ सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट इन्फिनिटी पे थी, तो असल में हम V नहीं ले रहे थे, डेल्टा V ही ले रहे थे, किसका, और इन्फिनिटी वाली प्लेट का। इसी को लाके यहाँ पे हमने चिपका दिया। अरे यही तो प्रॉब्लम थी स्फेरिकल कैपेसिटर की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी तक भाग रही थी, टुर 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 टुर। यही तो प्रॉब्लम थी कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन थी इन्फिनिटी तक भाग रही थी। तो हमने उसी में दिमाग लगाया कि चलो तुम इधर आओ, ई कुचक चिपका दिया, फील्ड लाइन को बांध दिया। अब फील हुआ, इसकी जो नेगेटिव प्लेट थी वो इन्फिनिटी पे पड़ी थी। यहां हम डेल्टा V लिख रहे थे, किसका पोटेंशियल है, इन्फिनिटी का 0 पड़ रहा था। अब हमने क्या किया कि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फैली हुई है, तो हमने इसको उठा के चिपका के रख दिया। तो अभी भी डेल्टा V है, किसका पोटेंशियल है, किसका, अभी भी डेल्टा V था इसका, और उसका इत्तेफाक से उसका 0 था। सोचने का तरीका है सब। अदरवाइज आप याद रख सकते हो Q बाई डेल्टा V, Q बाई डेल्टा V। Q इज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर हमने बता दिया सिर्फ पॉजिटिव वाले को माना जाता है, ठीक है। एंड डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ये तरीका है कैपेसिटेंस डिफाइन करने का। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्योंकि सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही है। नहीं भाई, कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे। सर फॉर्मूले में तो दिख रहा है C इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा V। अरे यार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था V बाई I, पोटेंशियल बाई करंट। तो क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता था? रेजिस्टेंस तो लेंथ, एरिया वगैरह पे डिपेंड करता था, याद है? रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। तो जैसे सर्किट का एलिमेंट रेजिस्टर था, वैसे ही सर्किट का एलिमेंट कैपेसिटर है।
वैसे ही सर्किट का एक एलिमेंट मैग्नेटिज्म में कौन सा बताया था, इंडक्टर आएगा। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, तीनों कौन से एलिमेंट हैं, सर्किट के एलिमेंट हैं। इनकी वैल्यूज किस पे डिपेंड करती है, वी आई पे, क्यू वी पे ना भाई, बनाते ही फिक्स हो जाता है। इसको बनाते ही इसका कैपेसिटेंस फिक्स हो चुका है। क्यू और वी चेंज होंगे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे ही इसको बनाया, ऊपर वाले ने इस पे ठप्पा लगा दिया, तुम्हारा कैपेसिटेंस तो इतना ही है, 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। कैपेसिटेंस इज ऑलरेडी फिक्स्ड। कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस की तरह है, लेंथ, एरिया, मटेरियल, इन सब पे डिपेंड करता है, ना कि क्यू एंड वी पे। याद रखना, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस एंड मीडियम। कैसे सर, प्रूफ करो। और प्रूफ करते हैं। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस एंड मीडियम। चलिए प्रूफ देते हैं हम आपको इस बात का। ये अदालत सबूत मांगती है सर, सबूत। कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन डायमेंशंस एंड मीडियम। C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा वी में C तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है किसी गिवन मटेरियल का, Q और V चेंज होंगे, है ना। ऐसे लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा V, समझे। चलो आप प्रूफ देते हैं प्यारे बच्चों, लेट अस ट्राई टू वर्क इट आउट। मान लो इस प्लेट का नाम है 1 और इस प्लेट का नाम है 2। ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जो कि इंफिनिटी तक गई है, यानी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगी, तो हमने बोला E1। ये एक नेगेटिव प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जो कि इनफाइनाइट तक गई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग नेगेटिव प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसकी वजह से इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना, नीचे बना ले, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है ऐसे। यानी पहली बात तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी, हाँ या ना। पॉजिटिव से अवे होती है, नेगेटिव के टुवर्ड्स होती है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, तो आपको याद हो प्लेन शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पढ़ी थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती थी। भूल गया मैं सब कुछ, याद रहा ना अब कुछ, सिर्फ कूलम्स लॉ याद है ना। कूलम्स लॉ छोड़ के कुछ नहीं याद सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इंटरनेट पे आपको टाइप करना है, यूट्यूब पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, फिजिक्स वाला आपको लेक्चर मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया था। प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव से अवे होगी, नेगेटिव के टुवर्ड्स होगी। अब बोलोगे सिग्मा क्या है, सिग्मा होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, Q बाई 2 तो रह गई, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया साइड में लिख लेते हैं सिग्मा। इस पे भी देखो सिग्मा होगा, इस पे भी सिग्मा होगा, अरे प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा होगा तो सेम ना, दोनों का चार्ज डेंसिटी, चार्ज भी सेम है, एरिया भी सेम है। E2 की वैल्यू भी सेम होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, Q बराबर A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, प्लेट के आसपास कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। प्लेट के आसपास यहाँ 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 कहीं पे भी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, नेगेटिव के टुवर्ड्स। तो इस पे भी सिग्मा ही होगी चार्ज डेंसिटी, इस पे भी सिग्मा, उसकी नेगेटिव में होगी। तो अभी नेगेटिव मत लिखो, वो तो हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड ले ही रहे हैं ना नेगेटिव के हिसाब से। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी E1 प्लस E2, yes or no? Yes or no? E1 is sigma by 2 epsilon naught, E2 is also sigma by 2 epsilon naught, तो sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, बोला जय माता दी, कितना हुआ बच्चों, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बहुत बढ़िया। मान लेते हैं प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो क्या आप डेल्टा V निकाल सकते हो, डेल्टा V इज इक्वल्स टू, कुछ पढ़ा था, ये पढ़ा था याद है, dV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, याद आया।
नेगेटिव से तो पता चलता था कि किधर पोटेंशियल कम किधर ज़्यादा, तो अभी इसकी भी जरूरत नहीं। तो डी वी इज इक्वल्स टू, अगर मॉड देखें तो ई डॉट डी आर, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इनके बीच का डिस्टेंस डी है। याद आया ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, बीच का डिस्टेंस डी, और ई और डी के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो डॉट हट जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो यार, इसके सीधा ऐसे भी सकते हो, पोटेंशियल ई इंटू डी लिख सकते हो। ई डॉट डी आर होता है, मैं मान रहा हूँ, मुझे वैल्यू चाहिए उसकी ना, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब मैंने हटा दिया। और डॉट डी आर तो डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो 0 डिग्री होगा, cos 0 1 होगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, ई की वैल्यू हो गई क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब आई भाई कैपेसिटेंस की बात, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कहती है Q बाई डेल्टा वी, तो C इज इक्वल्स टू Q बटे डेल्टा वी, Q अपन डेल्टा वी इज Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q ने Q को मार दिया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है? नो सर। क्या कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है? नो सर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम कौन सा यूज हुआ है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नोट करें ये डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। छिच्छी छिच्छी, ऊपर का तो पूरा उड़ गया, छिच्छी 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 के मेरी तो सिर्फ अपनी टेढ़े रखे थे, चीची से चीची। मैं एडजस्ट कर रहा है कैमरे को, पहले प्लेट की पिस्तर का कैमरा ऑन एडजस्टमेंट। ओके सर, ये तो आपको वीडियो के पहले करना चाहिए थे नहीं। अभी क्लियर है, दिख रहा है Q बाई डेल्टा वी, क्लियर है। लिख लिया। अब देखो कैपेसिटेंस यहां तक समझ में आया कि नहीं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव की वजह से इधर, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिस पे प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो कि इन्फिनिटी लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज बाई एरिया, तो हमने पहले दोनों की फील्ड को जोड़ दिया, फिर सिग्मा की जगह चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट। फिर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कर दिया। फिर कैपेसिटेंस निकालना था Q बाई डेल्टा वी, तो Q अपॉन डेल्टा वी की जगह Q D बाई एप्सिलॉन नॉट, वहां से जो निकाला वो डाला, और C की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जिससे ये साबित हुआ कि कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस और मीडियम पे डिपेंड करता है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। मिटा दें सब। ओके, so now we can say that capacitance of a capacitor depends only upon dimensions and medium. Dimensions and medium. बोल सकते हैं C is equals to epsilon naught A by D. अच्छा, हमने एक चीज बोली थी, D इज मच 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 लेस देन A। अब देखो फायदा होगा, D छोटा होगा, A बड़ा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। यही मैं शुरू में बता रहा था, इस D को जितना छोटा कर दोगे कैपेसिटेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। D को जितना छोटा करोगे एरिया उतना बड़ा दिखेगा और कैपेसिटेंस उतना ज्यादा। और यहां दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये कहां से होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर एंड मीडियम। Q और डेल्टा V पे डिपेंड नहीं करता। एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यूनिट वही रहेगी फैराड, जनरली माइक्रो फैराड में मिलता है। चलो क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका लेंथ है मान लो L, ब्रेथ है मान लो B, और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है मान लो x, और ये एयर में रखे हैं, इधर प्लस माइनस, लेंथ है L, ब्रेथ है B, डिस्टेंस है बीच में x। कैपेसिटेंस बताओ, बहुत आसान है। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ अपॉन बीच में डिस्टेंस कितना है x। इसका कैपेसिटेंस बताओ। दो सर्कुलर प्लेट ले ली हमने, दे आर प्लेस्ड एट x डिस्टेंस अपार्ट,
और दोनों का रेडियस स्मॉल आर, एयर में रखिए। बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एक्स। एक्स शुड बी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द एरिया और रेडियस। क्लियर हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए एरिया ऑफ प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। ये हम स्फेरिकल कैपेसिटर में करा चुके हैं, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सीखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ। तो भाई अगला टॉपिक क्या होगा अपना कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, और आज बेसिकली बात हो रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। वैसे जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो सभी कैपेसिटर पे लगेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, ये कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये रुकी हुई एनर्जी है, थमी हुई एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। तो बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर में बस रही है। इस चार्ज्ड कैपेसिटर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बस रही है हमें पता लगाना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे प्लस 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 चार्ज है, यहाँ पे माइनस 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 चार्ज है। इस पे हम चार्ज बोल देते हैं मान लो Q है, इस पे चार्ज बोल देते हैं माइनस Q है, ठीक है। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस इस टाइम C है, और C आपको पता है कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D से निकलेगा। अच्छा, अब हमसे पूछा इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो यार इसमें एनर्जी स्टोर ही क्यों होगी, पहला सवाल तो ये आता है। देखो पहले इन दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था शुरुआत में, तो कोई एनर्जी भी नहीं थी शुरुआत में, भाई दोनों प्लेट न्यूट्रल थी, मस्त रखी हुई थी। फिर आपने क्या किया कि इसमें से dq चार्ज तोड़ तोड़ के आप इस पे लगाते गए। भाई हुई तो कहानी यही है ना। देखो बैटरी लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, तो इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ dq चार्ज तोड़ तोड़ के हमने रखा है। जस्ट इमेजिन कि आपने dq चार्ज तोड़ तोड़ के इस प्लेट से यहाँ रखा है। टोटल कितना चार्ज तोड़ के यहाँ से यहाँ ले गए, प्लस q। यहाँ से यहाँ q ले जाओगे तो इस पे माइनस q, भाई यहाँ से q चार्ज निकाल लोगे तो इस पे माइनस q आ जाएगा, इस पे प्लस q। तो dq करके हम चार्ज तोड़ते हुए ले गए। अब क्या होगा, पहली बार जब हमने इस प्लेट से कहा कि dq चार्ज तोड़ के हम इस पे रखेंगे, ना इसको दिक्कत हुई ना इसको दिक्कत हुई, क्या ठीक है लो dq चार्ज पे थोड़ा सा ऐसे तोड़ के ऐसे फोर्स लगाई, इधर आके रख गया। जैसे ही dq चार्ज इस पे रखा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसमें से dq चार्ज निकालना टफ हो गया, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो और चार्ज निकालने नहीं देगा, और इस पे चार्ज जोड़ना टफ हो गया क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो आने वाले चार्ज को वो रिपेल करेगा। कहानी समझ में आ रही है, यानी पहला dq लाने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा चार्ज dq तोड़ के यहां से यहां रख दो, कोई मेहनत नहीं है। पर जैसे ही पहला dq रखा, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, इसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव, अब कोई चार्ज यहां से तोड़ के यहां लाना टफ है। जैसे ही हम चार्ज लाएंगे ये रिपेल कर देगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज तोड़ा, ये रिपेल किया और ये अट्रैक्ट, यानी अब हमें करना पड़ेगा वर्क, अब लगेगी मेहनत। और ये जो वर्क हम करेंगे dq तोड़ तोड़ के यहां लगाएंगे, वही वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो यहां से आपने 1 कूलम यहां रख दिया, तो यहां +1 कूलम, यहां -1 कूलम। अब दूसरी बार यहां से 1 कूलम निकालना टफ है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये पकड़ा रहेगा चार्ज को, और यहां रखना भी टफ है, ये रिपेल करेगा। तीसरी बार और टफ हो जाएगा, जैसे यहां +2 कूलम -2 कूलम, फिर 1 कूलम निकाला तो ये और रिपेल करेगा। यानी धीमे धीमे ना ये चार्ज ट्रांसफर टफ होता जाएगा समय के साथ। सोचो ना यार, 2 प्लेट न्यूट्रल पड़ी थी, तुम एक के साथ एकदम अत्याचार किए जा रहे हो, चार्ज पे चार्ज निकाले जा रहे हो। पहली बार ठीक है कुछ नहीं बोला, निकालते जा रहे हो है? तो आपका लगातार वर्क डन बढ़ता जाएगा समय के साथ, है ना। पहली बार छोटा सा वर्क डन हुआ dw, दूसरी बार और बड़ा वर्क डन हुआ, उसके बाद और बड़ा वर्क डन हुआ, करते 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 आपने q चार्ज ट्रांसफर किया। उसमें जितना वर्क डन हुआ चार्ज को ऐसे उठा के यहां तक लाने में, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। तो ओवरऑल हमें वर्क डन निकालना है, और हम ये भी समझ गए कि वर्क डन लगातार चेंज हुआ है। शुरू में बहुत कम काम कर रहे हैं, बाद में बहुत
ज्यादा। एकदम लास्ट में सोचो यहाँ पे खूब ढेर सारा पॉजिटिव खूब नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव तोड़ के यहाँ रखा, तो बहुत मेहनत लगी। तो हम क्या करते हैं कि इसमें समय का कहानी सोचते हैं कि जब टाइम 0 था, मैं समय हूं, तब चार्ज कितना रहा होगा? 0, दोनों पे 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा? डेल्टा वी 0। कोई पोटेंशियल, कोई चार्ज ही नहीं है दोनों पे, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0। कैपेसिटेंस कितना रहा होगा? C। ध्यान देना, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। कैपेसिटेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, वो तो C रहेगा हमेशा, शुरू में, अंत में, बीच में। मान लो जब टाइम t है, उस टाइम आप Q चार्ज ट्रांसफर कर चुके हो, तो यहां से यहां Q चार्ज ला चुके हो, इस पे Q हो जाएगा, इस पे -Q, ऐसा कोई समय है बीच में। और उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट के बीच का, वो मान लो स्मॉल v है। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है? कैपेसिटेंस की वैल्यू बोलो, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v। क्या पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C के इक्वल हो जाएगा? यहां से पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज Q बाई C। C तो कांस्टेंट है ना। देखो यार, पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करोगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होता जाएगा। थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पोटेंशियल और ट्रांसफर किया, और पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल का डिफरेंस हो किसकी वजह से रहा है? चार्ज की वजह से। तो Q बाई C आएगा, C तो कांस्टेंट है। जैसे मान लो टाइम जब इन्फिनिट हो गया, इन्फिनिट मतलब हो गया जितना ट्रांसफर होना था चार्ज का, तो Q की वैल्यू Q के इक्वल हो जाएगी, पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो गया। इस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो नेट आना है बाद में V के बराबर, ये इक्वल हो जाएगा नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C। बीच में स्मॉल q बाई C, शुरू में भी Q बाई C ही है, Q की वैल्यू 0 होती है, 0 नहीं समझे। कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो Q बाई V, कैपेसिटेंस वैल्यू कैपिटल Q बाई कैपिटल V। चार्ज और पोटेंशियल चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस लगातार सेम है। कहानी समझे, जब समय 0 है तो चार्ज ट्रांसफर 0, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, कैपेसिटेंस C। जब टाइम t हुआ तो चार्ज ट्रांसफर हो गया Q, पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम का चार्ज अपॉन उस टाइम का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हर टाइम सेम। टाइम इनफाइनाइट, चार्ज Q, पोटेंशियल डिफरेंस हमने बोल दिया कि लास्ट में चलो कैपिटल V विच इज Q बाई C। अच्छा, अब बात आती है वर्क डन के बारे में। ठीक है, अब बात आती है वर्क डन के बारे में। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, C इज इक्वल्स टू Q बाई स्मॉल v, C इज इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई कैपिटल V। अब इसमें से कौन सी हम कहानी उठाएं, तो हम ये वाली कहानी उठाते हैं, बीच की, है ना, क्योंकि लगातार वर्क डन चेंज हो रहा है। बीच की कहानी उठा ली, जिस टाइम इस पे चार्ज Q है, इस पे -Q है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C है। इस टाइम हम dq चार्ज तोड़कर यहां से यहां लाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? यहां से यहां लाए कितना वर्क करना पड़ेगा? कैसे निकालें? डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस याद है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और वर्क डन कौन करता है? एक्सटर्नल एजेंट। याद आया? Definition of potential difference. Potential difference between 2 points is equals to work done per charge in bringing the charge from one point to another point. यहाँ से dW by external agent is equals to dq into delta V, जो इस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाई C, तो dq into Q बाई C इज द स्मॉल वर्क डन। अब आपको टोटल वर्क डन चाहिए, कब से कब? जब चार्ज 0 से लेके चार्ज जब Q तक पहुंचा, या पोटेंशियल डिफरेंस 0 से लेके कैपिटल V या Q बाई C तक पहुंचा। सो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम ही तो कर रहे हैं तोड़ तोड़ के काम, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ Q dq बाई C। अब चार्ज के टर्म में इंटीग्रेशन, तो शुरू में चार्ज 0 है, बाद में कैपिटल Q, यहां से 1 बाई C बाहर आ गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ Q dq फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। 1 बाई C को बाहर रखो, Q dq का इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर बाई 2, Q स्क्वायर बाई 2, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसमें Q स्क्वायर बाई 2, 0 स्क्वायर बाई 2, तो ओवरऑल Q स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज द फॉर्मूला। हो तो गया, यही वर्क डन स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? देखो, दिस वर्क डन बाई
external agent is stored in form of पोटेंशियल एनर्जी। कई लोग कह रहे हैं सर आप पहले तो कुछ और बताए थे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, अभी बताएंगे, सब टेंशन के ले रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c, यही तो है। अब कई लोग कह रहे नहीं सर पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप पहले वो सिखाते थे कहानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, याद है ऐसे लिखते थे शायद, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या क्या कहानी बताई थी पता नहीं, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, याद है। अरे तो यही तो लिखा है भैया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना, शुरू में दोनों प्लेट ऐसे पड़ी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं है। आपने जब चार्ज स्टोर किया तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू स्क्वायर बाय 2c। नोट करें, विस्तार में हमने आपको डेरिवेशन समझाई क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये क्या किया समझ में आ रहा है, शुरू से अंत तक की कहानी बताई। कितना चार्ज लेके जाना है, जीरो से लेके क्यू तक, जीरो से लेके क्यू तक। बीच की कंडीशन ली जब क्यू माइनस क्यू, तब डी क्यू ले जाने में वर्क डन हुआ डी क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी उस टाइम था क्यू बाई सी। नोट कर लिया, छाप ले आराम से, समझ समझ के छाप लें। हो गया, मिटा रहे ओके। So finally you are getting that the potential energy in a charged capacitor, electrical energy कह लो, electrical potential energy कह लो, in a charged capacitor is q square by 2c। U is equals to q square by 2c। अब किसी ने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हमें इन टर्म्स ऑफ Q एंड V चाहिए, Q और V के टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से C हटा दो, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। हाफ Q V, ठीक है। C की जगह Q बाई V रख दोगे तो मिलेगा हाफ Q V। ऐसे भी लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। कोई कहता है नहीं, इन टर्म्स ऑफ V एंड C चाहिए, कह रहा Q हटा दो, तो Q हटा सकते हैं कि नहीं, Q इज इक्वल्स टू CV रख दो, Q की जगह CV रख दो, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर। तो Q की जगह यहाँ CV रख लोगे, C स्क्वायर से एक C कैंसिल, CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ऑल आर करेक्ट। हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ QV। याद रखना सब, एक बढ़िया टॉपिक आएगा डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, बैटरी कनेक्शन, डिसकनेक्शन, वहां ये सब चीजें इस्तेमाल होगी। Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। क्लियर है? चलिए, तो ये थी एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। इस पे एक सवाल देख लो, सिंपल सा है। मान लो यहाँ एक प्लेट है, इसका एरिया A है, और यहाँ एक और प्लेट है, इसका एरिया भी A है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो D है, इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है। ये प्लेट हमने पकड़ के रखी हुई है, ये प्लेट फिक्स्ड है। इस प्लेट को हम खींच कर इस प्लेट से दूर लेके गए, ठीक है ना। इसको पकड़ के रखा हुआ था, ये अभी भी फिक्स्ड है। इसको हम पकड़कर, दूसरी वाली को पकड़कर हम खींचकर D से 2D डिस्टेंस तक लेके गए, तो कैपेसिटेंस इसका क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस घट गया।
चार्ज सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पूछा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिचुएशन से उस सिचुएशन में जाने के लिए। चलिए ट्राई करिए, आप खुद से ट्राई करिए। ये सब चीज़ें वैक्यूम में हो रही है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर एप्सिलॉन नॉट होती है अपनी फ्री स्पेस की। ट्राई करें खुद से। बढ़िया सवाल। एक प्लेट को फिक्स रखा, दूसरे को खींच कर दूर किया, डिस्टेंस d से 2d हुआ, चार्ज सेम रहा। पूछा कितना काम करना, काम नहीं करना पड़ेगा क्या? अरे इसको ये चिपका के रखा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं सर इसमें क्या काम है, खींच के दूर कर दो सर। ची इतने गंदे आंसर। अरे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करा हो कि नहीं, पकड़ के खींच के ले गए। देखो कैसे करोगे इसको। एक तरीका तो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया जाए, फोर्स लगातार चेंज हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो, इतना समय नहीं है, कर सकते हैं ऐसे। फोर्स भी कांस्टेंट है यहाँ पे, अभी कराएंगे बाद में। अभी देखो पहले आसान तरीके से। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो फिजिक्स में डिफाइंड है, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। खत्म। यहां की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, यहां की निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल तो दिया नहीं, यहां Q और C दे रहा है तो Q स्क्वायर बाई 2C वाला फॉर्मूला यूज करो। देखो ना कैपेसिटेंस मिल जाएगा, A D एप्सिलॉन नॉट सब पता है, V तो दिया नहीं। तो फाइनल पोटेंशियल होगा Q स्क्वायर बाई 2C फाइनल, Q स्क्वायर बाई 2C इनिशियल। यहां से Q स्क्वायर बाई 2 फाइनल कैपेसिटेंस, यहां से कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D माइनस Q स्क्वायर बाई इनिशियल कैपेसिटेंस। इनिशियल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बोलो सही है। फाइनल एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, इनिशियल एप्सिलॉन नॉट A बाई D, Q स्क्वायर बाई 2। तो यहां से Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो पूरा कॉमन हो गया। बचा क्या, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D पूरा कॉमन हो गया। बचा क्या, यहां से बच रहा है 1 अपॉन 2 बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला गया और वहां से कुछ नहीं बच रहा तो -1। यही होगा। यही होगा। यहां से Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, वहां से भी Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन। यहां से 1 अपॉन 1 बाई 2, तो ये 2 ऊपर आ गया, 2 माइनस वहां से तो कुछ नहीं बचा, 1। सो दिस इज Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A और ये D ऊपर आ जाएगा, D। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस मच विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। नोट करें। क्लियर है? आसान था, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं किया। दिस वॉज वेरी इजी। इसको करने का एक और तरीका बताएंगे, बट ये पोटेंशियल एनर्जी मेथड था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2C। कभी भी पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन पूछ रहा हो और आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मेथड नहीं समझ में आ रहा हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कैपेसिटर में, कहीं पे भी आपको वर्क डन पूछ रहा हो कि इस चार्ज को यहां से यहां उठा के ले गए तो क्या वर्क डन होगा, इस चार्ज को यहां से यहां रखा तो क्या वर्क डन होगा, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ कैपेसिटर में नहीं, कहीं पे भी। U फाइनल माइनस U इनिशियल, Q स्क्वायर बाय 2C फाइनल, Q स्क्वायर बाय 2C इनिशियल। 2 एप्सिलॉन नॉट C की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यहाँ से Q स्क्वायर ऑन 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये 2 माइनस 1। क्लियर है? Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो इसको करने का एक और तरीका है। उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ा दूं। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ो, फिर इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। आंसर क्या आया हमारा, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
तो हमारा आंसर आया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, पहले आप एक नया कंसेप्ट पढ़ो, पूरा हेडिंग लगाना है, बढ़िया एक टॉपिक है पूरा एकदम किताब का, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर समझा रहा हूं। फोर्स ऑन ईच, या चलो, फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट। देखो इससे भी काम बनेगा, ध्यान से देखो। फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट, भाई इसको ये खींच रहा होगा, इसको ये, दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स होगी, नो डाउट। हम किसी पे भी फोर्स निकाल लें, दोनों पे डायरेक्शन अलग अलग होगा, भाई इसको ये इधर फोर्स से खींच रहा होगा, इसको ये इधर। इसी फोर्स के अगेंस्ट तो खींच के आपने वर्क किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर किसकी वजह से, ड्यू टू अदर प्लेट। और देखते हैं, ये एक टॉपिक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको एक टॉपिक जैसा नोट करेंगे नोट्स में। अच्छा, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, यहां मान लो प्लस 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 माइनस 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 माइनस। चलो फिर से नामकरण कर लेते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेट, इसको बोलते हैं सेकंड प्लेट। हमें इसकी वजह से इस पे फोर्स चाहिए, बाकी सब वही सब मान लो, प्लस क्यू माइनस क्यू, बाकी सब वही, एप्सिलॉन नॉट और एरिया ए, डिस्टेंस इनके बीच का डी, बाकी सारी चीजें सिंपल। इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे। हमें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 कितनी होगी, ऐसे लिखते हैं ना, E21 ऐसे लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 ऐसे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 कितनी होगी, पहले बताओ। इस प्लेट की वजह से यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये इनफाइनाइट प्लेट जैसा बिहेव करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो दिस विल बी चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही है, एक की वजह से, एक की वजह से, दूसरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से अवे, ऐसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। E ड्यू टू 1 एट 2, ठीक है, E एट 2 ड्यू टू 1, जैसे भी E ड्यू टू 1 एट 2, ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको भी। चलो ऐसे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। हाँ, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव प्लेट पे एक फोर्स लगेगी नहीं, लगेगी। किस तरफ लगेगी नेगेटिव फोर्स, इस तरफ। भाई नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स कितनी होती है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होती है Q टाइम्स ऑफ E। याद आया, फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड Q टाइम्स ऑफ E। नेगेटिव पे लगती है अपोजिट टू फील्ड, भाई इसकी वजह से फील्ड ऐसे ही होगी ना, और फोर्स लगेगी इधर। चार्ज कितना है इसके ऊपर, कैपिटल Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये रही Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज द आंसर। ऑफ कोर्स द फोर्स ऑन एनी वन प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट इज Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। नोट करो, फिर इससे ये सवाल समझाते हैं। दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ध्यान से देख लो, एक की वजह से दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वजह से पहले पे भी उतनी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू दिस E। कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पे फोर्स लगती है QE, इस पे चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इतनी फोर्स इस पे लग रही है, इसको नोट कर लो, ये अपने आप में एक टॉपिक है। फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट, इतनी फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा, बस डिफरेंस इतना है, इस पे फोर्स इधर लगेगी, इस पे फोर्स इधर लगेगी। Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लिया, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। कितनी फोर्स लगती है, कितनी फोर्स लगती है, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये सवाल और हलवा हो गया ये चीज जानने के बाद।
इस पे कितनी फोर्स इधर लग रही है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो आप भी कितनी फोर्स लगाओगे, एफ एक्सटर्नल कितनी अप्लाई करोगे, एफ इलेक्ट्रिकल के बराबर, तभी तो मूव करा पाओगे, उससे थोड़ी सी ज्यादा, करीब करीब बराबर, यानी फोर्स लगाओगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो कांस्टेंट फोर्स है, चार्ज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट एरिया, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये रही फोर्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, d से 2d, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ d का। मैच किया कि नहीं? सो बोथ वे आर करेक्ट। अब याद रखोगे, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये एक टॉपिक है, याद रखना, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी फोर्स से इधर खिंच रहा था, हमने एक्सटर्नल फोर्स भी इतनी ही लगा दी, फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। क्लियर है?